जी बिजनेस की इस खास पेशकश दिग्गजों का पोर्टफोलियो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मानसी दवे और आज मैं आपको मिलाने जा रही हूं बाजार के 3 दिग्गजों से। हमारे साथ है बाजार के 3 बिग बुल, संदीप, कुशल और आशीष। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इन्हें बिग बुल क्यों बोल रही हूं, क्योंकि आज ये तीनों लोग बाजार के 3 दिग्गजों का पोर्टफोलियो लेकर इस शो में हमारे साथ जुड़े हैं। जी हाँ, राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो बताने वाले हैं कुशल, राधाकृष्ण दमानी का पोर्टफोलियो लेकर आए हैं संदीप ग्रोवर और साथ ही आशीष बताएंगे पोरिंजू वेलियत का पोर्टफोलियो। साथ ही हमारे साथ ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब भी जुड़े हैं, जिनसे हम जानेंगे कि बिग बुल के पोर्टफोलियो में कौन से शेयर्स ऐसे हैं जिनमें खरीदारी करके आप भी कमाई के मौके देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले संदीप जैन साहब का ही स्वागत कर लेते हैं, उसके बाद एक एक कर दिग्गजों के पोर्टफोलियो का भी रुख करेंगे। जैन साहब गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि ये जो आइडिया है, ये नए शो का आइडिया जहां पर हम बिग बुल का पोर्टफोलियो लेकर आए हैं, इस आइडिया को आप कैसे देखते हैं? ये आइडिया आपको कैसा लगा? बहुत ही फैंटास्टिक आइडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज रियली मिसिंग दीज स्पेशल शोज। कई महीनों से नहीं हो रहे हैं। मैं यही बोलूंगा कि लॉकडाउन के दौरान शायद इतने शोज नहीं कर पाए थे और बीच में एक आत्मनिर्भर के ऊपर जरूर से मैंने मई की 13 तारीख को शायद एक शो किया था, उसके बाद से ये कर रहे हैं। और ये थीम बेस्ड शोज हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, रिसर्च करने का भी बहुत अच्छा मौका मिलता है और इससे सबसे बढ़िया बात है जो व्यूअर्स है उनको एक्चुअल में बहुत इंफॉर्मेशन और बहुत जबरदस्त तरीके से उनको एक क्वालिटी रिसर्च मिलती है। जो पूरी टीम है अपनी इन हाउस रिसर्च टीम, वो भी पूरी मेहनत करती है, फिर हम लोग जो एनालिस्ट है वो लोग भी पूरी मेहनत करके लाते हैं और एक इंटरेस्टिंग वे में इंफॉर्मेशन को प्लेस किया जाता है। सो इट्स अ वेरी ग्रेट आइडिया। ये जो तीनों दिग्गज हैं, तीनों के पोर्टफोलियोज को वैसे ही लोग बहुत ट्रैक करते हैं। ऐसे कई मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट्स है जहां पे इनके होल्डिंग्स के ऊपर इंफॉर्मेशन रहती है। तो मुझे लगता है कि आज हमारे चैनल पे इसके ऊपर बातचीत हो रही है। सो ऑलरेडी काफी फैंसीड हो रखे हैं। झुनझुनवाला जी के तो स्टॉक्स बहुत अच्छे कर ही रहे हैं, इनफैक्ट आर के दमानी जी के स्टॉक्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो इट्स अ ग्रेट आइडिया और मुझे लगता है कि ये सारी आइडियाज को कई बार हम लोग भी देखते ही और हम लोग भी रेकमेंड करते हैं, तो ये बोलते हैं कि इसका झुनझुनवाला जी का भी इसमें स्टेक है या फिर दमानी जी का भी स्टेक है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस ब्रिलियंट आइडिया। और कुशल झुनझुनवाला जी, आशीष जी पोरिंजू और संदीप जी को, संदीप दमानी जी हो गए तो इन सबको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए, तो बिल्कुल हमारे रिसर्च एनालिस्ट एकदम नए अवतार में है। और संदीप जी, आप जब हमारे साथ ये थीम बेस्ड शो में जुड़ते हैं वो भी हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप जो अपने एनालिस्ट कॉल्स हमें देते हैं, आपकी एक्सपर्ट एडवाइस हमें देते हैं, उससे हमें और हमारे व्यूअर्स को काफी सारी जानकारी मिलती है। चलिए अब शुरू कर देते हैं, एक एक कर सारे दिग्गजों के पोर्टफोलियो आपके सामने रखते हैं। उनके पोर्टफोलियो में कौन से शेयर्स हैं जो उन्होंने इन्वॉल्व किए हैं, कौन से शेयर्स हैं जो घटाए हैं, सारा का सारा डिटेल एनालिसिस लेकर हमारे साथ संदीप, कुशल और आशीष जुड़ गए हैं। शुरुआत हम करते हैं राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो से और राकेश झुनझुनवाला जी का किरदार कुशल निभा रहे हैं। कुशल, सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूंगी कि आपकी पर्सनालिटी राकेश झुनझुनवाला जी के जैसी ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि आपके बालों में सफेदी नहीं है, तो हम आपको यंग राकेश झुनझुनवाला बताएंगे। और चलिए इसी के साथ उनके पोर्टफोलियो की तस्वीर भी हमें दिखा दीजिए। मल्टीबैगर रिटर्न्स वो कैसे कमाते हैं, कौन सी चीजें हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं, कौन से स्टॉक्स हैं उनके पोर्टफोलियो में और क्या घटाया है उन्होंने। बिल्कुल मानसी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा राकेश झुनझुनवाला मार्केट्स के लिए और सबके लिए एक एवरग्रीन इन्वेस्टर रहेंगे। इनफैक्ट उनको इंट्रोडक्शन की कोई भी जरूरत नहीं है। महज 5,000 रुपए से उन्होंने अपनी इंडियन मार्केट्स में शुरुआत की थी और अब 16,500 करोड़ रुपए का पोर्टफोलियो उनका, इनफैक्ट उनकी जो नेट वर्थ है वो आज के डेट में हम देख रहे हैं। और साथ ही अगर मैं बताऊं तो ये वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया भी कहे जाते हैं और इनको मार्केट में पॉपुलरली बिग बुल के नाम से जाना जाता है। और अब उनको मार्केट्स में आप देखिए 35 साल हो चुके हैं। 1985 से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू की थी, तो काफी इंटरेस्टिंग जर्नी रही है। इनफैक्ट 5 जुलाई को उनका 60th बर्थडे भी था। तो उनका जो थॉट है मार्केट्स को लेकर, वो डेफिनेटली ये मानते हैं कि जो बुल मार्केट्स है वो टेस्ट मैचेस की तरह होते हैं, वो ओडीआई या 50 ओवर मैच नहीं होते हैं। और इसी कसौटी पर वो खरे भी उतरे हैं। और यहाँ पर जो उनकी टॉप 5 होल्डिंग्स है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जिसमें टाइटन सबसे बड़ी होल्डिंग उनके पोर्टफोलियो में आज की डेट में है और करीब 4740 करोड़
की होल्डिंग उनकी टोटल जो है टाइटन में देख रहे हैं 5.53% स्टेक है। इनफैक्ट मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगा कि यहाँ पर ये जो ज्वेलरी कारोबार है इनका ओवरऑल टाइटन के स्टॉक में 2005 से लेकर 2020 तक 20 टाइम्स का जंप आपको इसमें देखने को मिला है। साथ ही इनकी और होल्डिंग्स में इनफैक्ट अगर आप देखें तो एग्री स्पेस से, एग्री फार्म इक्विपमेंट स्पेस से एस्कॉर्ट्स की होल्डिंग है, दूसरी बड़ी होल्डिंग 1000 करोड़ की टोटल जो है इसमें इन्वेस्टमेंट्स है इनकी। साथ ही अगर आप पोर्टफोलियो वाइज जाएंगे तो लुपिन यहाँ पे भी 160 टाइम्स का रिटर्न इस स्टॉक ने भी दिया है और 1.51% की जो ये सब लेटेस्ट जो होल्डिंग के फिगर्स है वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। और 595 करोड़ का इनका ओवरऑल लुपिन में स्टेक है। साथ ही क्रिसिल अगर आप देखें तो 5.49% स्टेक इनका इधर भी है। और रैलिस इंडिया यहाँ पर 10% की होल्डिंग जो है इनकी इस स्टॉक में भी है फर्टिलाइजर स्पेस से। पर अगर आप रिडक्शंस की बात करें तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहां पर इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अपना जो पोर्टफोलियो है थोड़ा सा रिड्यूस किया है, उस पर भी फोकस करें आप, जिसमें एग्रोटेक फूड्स पहला है। यहाँ पर सबसे बड़ी रिडक्शन देखने को मिली है करीब 1.7% की। ये दिसंबर 2019 के मुकाबले मार्च 2020 का फिगर है जहां पर ये रिडक्शन हमें देखने को मिली है। टाइटन में भी थोड़ा सा घटाया उन्होंने अपना स्टेक 1.16% से। साथ ही एप्टेक यहाँ पर भी करीब आधे % की गिरावट जो है इनके पोर्टफोलियो में इसकी स्टेक होल्डिंग की देखी गई है। एस्कॉर्ट्स में भी 0.3% का फॉल आया है और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट यहाँ पर भी करीब 0.2% की गिरावट इनकी जो है नेट रिडक्शन हमें देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। पर ऑन द फ्लिप साइड मानसी आपको ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि इन्होंने एडिशंस कहाँ पे किए हैं। आप देखिए जीएमआर इंफ्रा यहाँ पर 1.41%, दिसंबर में कोई भी होल्डिंग हमें देखने को नहीं मिली एक्सचेंज पे, और यहाँ पर मार्च में जब मैंने देखा तो 1.41% की होल्डिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। साथ ही जुबिलेंट लाइफ ये दूसरा फार्मा स्पेस से स्टॉक है जहां पर करीब 1% हिस्सेदारी इन्होंने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ाई है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस लिमिटेड यहाँ पर हाल फिलहाल बहुत ज्यादा अच्छी तेजी हमें देखने को मिली थी और जून 2020 के अपडेटेड डेटा भी है मेरे पास जिसमें 2.88% अब इनका स्टेक हो गया है और मार्च के मुकाबले 0.8% स्टेक इन्होंने इस स्टॉक में बढ़ाते हुए ये नजर आए हैं। साथ ही वीआईपी इंडस्ट्रीज अगर आप देखें तो यहाँ पर भी 0.2% मार्च में हमें जो है स्टेक इंक्रीज होता हुआ नजर आया और अंत में फेडरल बैंक है यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 0.2% की बढ़त हमें दिसंबर के मुकाबले देखने को मिली है। ओके, तो विस्तार से राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो का हमने देखा। संदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी, आपने राकेश झुनझुनवाला जी के पोर्टफोलियो को अभी सुना, कौन से शेयर्स हैं जिन्हें आप यहां पर सुझाना चाहेंगे, कौन से शेयर्स हैं जो कि आपके पसंदीदा है इस पोर्टफोलियो में से, और ऑन अ लाइटर नोट क्या आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे राकेश झुनझुनवाला जी को? बिल्कुल, मैं ये हिम्मत तो नहीं कर सकता। आपने सही कहा कि लाइटर नोट, तो लाइटर नोट पे मैं ये कहूंगा कि हमेशा देखिए हम लोग फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स कई चीजें देखते हैं, बट जब इतने बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं तो ये लोग की रिसर्च एक बहुत डिफरेंट टाइप की होती है और कई आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द बॉक्स इनकी थिंकिंग ऐसी रहती है कि ये लोग कुछ ऐसा देखते हैं जो शायद हो सकता है कि मेरा जैसा छोटा एनालिस्ट या कई हमारे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स वो नहीं देख पाते हैं, तो इसलिए लोग रिस्क भी लेते हैं क्योंकि इनके पास देखिए कमाए हुए जब पैसे होते हैं तो एक पर्टिकुलर रिस्क कैपिटल होती है जिससे ये लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिस्क भी ले सकते हैं। हो सकता है जैसे कि जीएमआर इंफ्रा है, मैं अगर रिकमेंड करने की बात करें तो मैं एक बार अभी इन लेवल्स पे और इस टाइप के कोरोना काल में हो सकता है कि मैं डेट ओरिएंटेड कंपनीज को एक बार रेकमेंड नहीं करूं, बट इन्होंने हिम्मत किया, हालांकि बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है। बट और दूसरी तरफ एफएसएल है, ये इनफैक्ट मैंने लास्ट वीक ही रेकमेंड किया था 10 की कमाई में, फिर वरिंदर बंसल जी ने भी एक्सरे में दिया था, फिर मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया चला भी है, तो ये बाय सर्टेनली है। वीआईपी इंडस्ट्रीज अगेन जो रूरल प्ले है तो ये बहुत बढ़िया, मुझे लगता है कि इस बार भारत की जो स्टोरी है उसमें मैंने आज ही जैसे एक स्टॉक दिया था लक्स इंडस्ट्रीज, वैसा ही मुझे वीआईपी इंडस्ट्रीज भी लगता है कि लगेज इंडस्ट्री विल डू वेल इन इंडिया। दो ट्रैवल एंड टूरिज्म इतना प्रोमोटेड नहीं होगा, बट जब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है अपने जो रूरल इंडिया में, जिस तरीके का मॉनसून है, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छी एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। फेडरल बैंक इज अ गुड होल्ड इनफैक्ट। तो मेरे हिसाब से देखिए इन्होंने जो टाइटन है, टाइटन इनका फर्स्ट लव है, तो हो सकता है कि वो वहां पे जल्दी से रिड्यूस करते भी नहीं, और करीब 5000 करोड़ की लगभग की स्टेक है, बट मैं वहां पे जनरली अभी एंट्री नहीं दे रहा क्योंकि जिस तरीके के कॉस्ट पे बैठे हुए हैं, जो हेवी रेंटल्स पे कंपनी बैठी हुई है, हो सकता है कि गोल्ड भी महंगा है तो ज्वेलरी की इतनी बड़ी डिमांड नहीं आए, तो हो सकता है कि मैं यही कहूंगा कि थोड़ा बहुत वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना ज्यादा समझदारी रहेगी।
बाकी एस्कॉर्ट्स जबरदस्त आउट परफॉर्मर रहा, वहां पे इन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। क्रिसिल मैंने रिसेंटली, इक्रा क्रिसिल, ये दोनों स्टॉक्स मैंने रेकमेंड किए हैं चैनल पे अपने। एग्रोटेक फूड्स मुझे संभाव ज्यादा अच्छा नहीं लगा। रैलिस इंडिया मैंने आत्मनिर्भर पिक के हिसाब से भी रेकमेंड किया था। सो काफी स्टॉक्स हैं जो कि बहुत बढ़िया पिक्स हैं और मैंने रेकमेंड भी किए हुए हैं, और मेरे हिसाब से ये सारी चीजें हैं कि कुल मिला के टाइटन में मुझे लगता है कि इनको एग्जिट थोड़ा बहुत लेना चाहिए, पार्शियल एग्जिट, और एस्कॉर्ट्स में प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, और बाकी सारे होल्ड और बाइज हैं। और जहां पे इन्होंने एग्जिट लिया, रिडक्शन लिया, तो ऑलरेडी वो काफी सूझबूझ के साथ ही लेते हैं, तो उस पर तो कमेंट करने की मैं जरूरत नहीं कर सकता। चलिए, तो बिल्कुल पहले बिग बुल का एक्सपर्ट पोर्टफोलियो भी हमने देख लिया और उनसे एक्सपर्ट से राय भी जान ली आपके लिए, आपको क्या करना चाहिए इन पोर्टफोलियो में, उसे कौन से स्टॉक्स को देखना चाहिए। लेकिन अगला एक्सपर्ट पोर्टफोलियो राधाकिशन दमानी जी का है, जिसे समझने की कोशिश करते हैं। नोन फॉर हिज मार्केट एक्सपर्टीज, राधाकिशन दमानी एक बड़ा नाम बाजार का, और ठीक उसी तरह नोन फॉर द रिसर्च एक्सपर्टीज। हमारे साथ संदीप ग्रोवर हैं। संदीप, बताएं राधाकिशन दमानी जी के पोर्टफोलियो की विशेषताएं क्या है? मानसी, शुक्रिया। देखिए, इनके नाम में आर के है, राधाकिशन है, लेकिन ये जाने ज़्यादा करके आरजे के गुरु के नाम से जाना ज़्यादा प्रसिद्ध है। आरजे यानी कि राकेश झुनझुनवाला, जी हाँ, बिग बुल के ये गुरु के रूप में प्रसिद्ध हैं। और इनफैक्ट आपको बता दें, ना केवल अपने आइडिया शेयर करने के लिहाज से, एक बिजनेस के लिहाज से भी अगर आप देखें तो राकेश झुनझुनवाला को उन्होंने कई गुर सिखाए हैं। इनफैक्ट उन्होंने इस चीज़ को माना भी है। तो उस लिहाज से देखा जाए, ये एक अलग तरह के इन्वेस्टर हैं जिनका हाई कन्विक्शन रहता है, कुछ अलग तरह की कंपनियां चूज करते हैं, अलग कॉन्फिडेंस लेवल है इनका। भले ही बाजार का या बाकी पार्टिसिपेंट्स का उसमें कन्विक्शन कंसेंसस ना हो, लेकिन इनका जो कन्विक्शन है उसके मुताबिक ही अपने स्टॉक्स जो हैं, अपने जो कारोबार हैं उसको पिक करते हैं। कारोबार में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट, जैसे आपको पता ही है, इनकी खुद की कंपनी है। लेकिन एक दो चीजें जो जैन साहब भी कह रहे थे ना मानसी, जिसमें हिम्मत की बात है या लॉकडाउन की बात है, हम ये जो शो लेकर आए हैं उसमें पर्पस यही है कि हमारे जो दर्शक हैं, जो कुछ निवेशक हैं या नए एंट्रेंट्स हैं बाजार में, उनको हम ये बताना चाह रहे हैं कि इस लॉकडाउन के टाइम में भी जो एक मुश्किल दौर है, उस समय बाजार के जो दिग्गज पार्टिसिपेंट्स हैं, जो बिग बुल्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो में किस तरह से बदलाव कर रहे हैं, क्या वो होल्ड कर रहे हैं, क्या अपने पोर्टफोलियो से निकाल रहे हैं, किसमें वो ज्यादा कन्विक्शन दिखा रहे हैं। तो यही एक पर्पस है। और जहां तक दमानी साहब की बात है, तो आपको बता दें, एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसे आप डी मार्ट के नाम से जानते हैं, ये तो कंपनी है, ये उनका एक क्राउन ज्वेल है, ये जहां पे वो 51.5% के आसपास हिस्सा होल्ड करते हैं। ये इनफैक्ट एक ऐसी कंपनी है जिसके कारोबार को लेकर भी आपको याद होगा, मैं पहले भी कई बार हाईलाइट कर चुका हूं कि राकेश झुनझुनवाला साहब ने इस कंपनी के ऊपर ही, बिजनेस के ऊपर ही सवाल खड़ा कर दिया था दमानी साहब के सामने। और उन्होंने इनफैक्ट अपनी जो परफॉर्मेंस है डी मार्ट की, जिस तरह से उसने ग्रो किया है और जिस तरह के मार्जिन उसने रिपोर्ट किए हैं पूरी इंडस्ट्री में, उससे ही उन्होंने एक जवाब दिया है कि किस तरह से एक अच्छा बिजनेस भी क्रिएट किया जा सकता है अच्छे इन्वेस्टमेंट के साथ साथ। स्पेंसर रिटेल यहाँ पे इनका 2% के आसपास का हिस्सा है। अब आपको ये बताते हैं कि इनके पोर्टफोलियो में नई एंट्री क्या हुई है। दो स्टॉक्स है जो कि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किए हैं। एक तो एस्ट्रा माइक्रोवेव है, जहां करीब 1% के आसपास की हिस्सेदारी इन्होंने जून तिमाही में खरीदी है। और बीएफ यूटिलिटीज, अभी हाल फिलहाल ही खबर आई कि करीब 1.25% के आसपास का हिस्सा इन्होंने खरीदा है। तो ये दो नए एंट्रेंट्स हैं। इसके अलावा भी आप देखें, ये बहुत ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में बदलाव नहीं करते हैं, अपनी जो कन्विक्शन लेवल है उससे ही उतरते हैं और उसको मेंटेन भी करते हैं। और उस लिहाज से जो मेरे पास मार्च तिमाही के कुछ पोर्टफोलियो के इनके स्टॉक्स हैं, उसमें डेल्टा कॉप है, करीब 1.25% के आसपास की हिस्सेदारी है। इंडिया सीमेंट जरूर एक नाम है जहां पे पिछले कुछ समय में इन्होंने कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाया, यहाँ पे हिस्सेदारी बढ़ाई भी है। अब वो करीब 11.5% के आसपास हिस्सा होल्ड करते हैं। ट्रूजोन इनटू 1.25% हिस्सा है। सिंप्लेक्स इंफ्रा में 2.25% के आसपास का स्टेक है। वीएसटी इंडस्ट्रीज इनका वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल स्टॉक्स में से एक है, जहां पे करीब 5% स्टेक होल्ड करते हैं। काया में करीब 1.25% के आसपास का हिस्सा है। और कुछ ज्यादा समय नहीं हुआ जहां पे इन्होंने फूड्स एंड इंस एक नाम की कंपनी है, जहां पे करीब 5.25% के आसपास की हिस्सेदारी खरीदी है। तो बहुत बड़ा पोर्टफोलियो भी नहीं है और बहुत ज्यादा चेंजेस भी नहीं ये करते हैं, और अपने कन्विक्शन के साथ एक अलग कॉन्फिडेंस लेवल के साथ अपनी कंपनी चूज करते हैं। ये बिल्कुल। जैन साहब, राधाकिशन दमानी का पोर्टफोलियो हमने सुना, उनमें से आपको कौन से शेयर्स पसंद है, जल्दी से बताएं। हाँ, देखिए, एवेन्यू सुपरमार्ट तो इनफैक्ट इन्हीं की कंपनी है और इन्होंने बनाया, तो इस पे तो राय देने की कोई जरूरत ही नहीं है, तो होल्ड ही करेंगे। इनफैक्ट ही इज मैरिड टू द स्टॉक। स्पेंसर रिटेल ठीक है, चूंकि इनके लिए स्ट्रेटेजिक है तो ये होल्ड करके रख सकते हैं। एस्ट्रा माइक्रोवेव, देखिए, वेरी फ्रैंकली ये स्टॉक मैंने 50-60 रुपए के लेवल्स पे पहले रेकमेंड किया हुआ है, और एक अच्छी प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस रिलेटेड कंपनी मानी जाती थी। बट मुझे संभाव, इन्होंने भले ही वो नई एंट्री ली हो, बट मुझे संभाव इसके जो फंडामेंटल्स है वो ज्यादा बहुत अट्रैक्ट नहीं करते हैं। इनफैक्ट नेगेटिव ग्रोथ दी है। ये मैं बात कर रहा हूँ 2014-15 से मेरे रडार पे था, बट इन दिनों में अब जिन लेवल्स पे आ गया, ऑलरेडी इनकी एंट्री की वजह से आया है। हालांकि बीएफ यूटिलिटीज है, फंडामेंटली कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगती है।
बट जो वैल्यूज है उसके अंदर, मतलब जो नंबर्स है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट कुछ वैल्यूज है उसके अंदर जिसकी वजह से ये स्टॉक अट्रैक्ट करता है। और आज स्टॉक ऑफ द डे में भी था और ऑलरेडी आज सर्किट भी लगा हुआ, अनिल जी ने भी आज दिया है, तो ये भी एक होल्ड है। डेल्टा कॉप, आई डोंट थिंक कि अभी ये जो टूरिज्म रिलेटेड कंपनीज और पर्टिकुलरली यहाँ पे जिस तरीके का वो रहता, मैं रेकमेंड नहीं करता इस स्टॉक को, मुझे समाओ बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं आता इस स्टॉक को रेकमेंड करने में। इंडिया सीमेंट, ऑलरेडी सीमेंट स्टॉक्स में बहुत जान है और बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेस सीमेंट में एंट्री भी लिया है, इन्होंने भी एंट्री ली है और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया सीमेंट वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत सस्ता था, इनको अट्रैक्ट वही चीजें करती हैं जो एक्चुअल में बहुत सस्ती होती है, भले वो होटल इंडस्ट्री हो या कई भी ये सेक्टर में एंट्री लेते हैं तो बहुत सस्ते वैल्यूएशंस वाली चीज में लेते हैं। कई बार वहां पे हो सकता है कि बहुत ज्यादा क्वालिटी वाइज नहीं हो अच्छी, वो क्वालिटी को भी ठीक करवाते हैं बाद में जब एंट्री लेते हैं बोर्ड में। तो मुझे लगता है कि इंडिया सीमेंट इज अ होल्ड। बाकी प्रोजोन इंटू में जिस तरीके के डेट्स है, मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं उसमें रेकमेंड करूं भी, कोई एग्जिट ही है मेरी तरफ से। और सिंप्लेक्स इंफ्रा भी एज एन इंफ्रा कंपनी आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल। वीएसटी इज सर्टेनली माय फेवरेट, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट स्टॉक्स। मैंने इंट्राडे पिक के तौर पे, पोजिशनल पिक के तौर पे और लॉन्ग टर्म पिक के तौर पे चैनल में कई बार बताया, 2021 रुपए के लेवल से लेकर हर लेवल पे, और अभी भी मैंने रिसेंटली इस फ्राइडे के शो में दिया था। सो वीएसटी और काया एक यूनिक प्रोडक्ट है, अलग टाइप का एक चेन है, बट अगेन वैल्यूएशंस आर वेरी एक्सपेंसिव देयर, तो वो होल्ड कर सकते हैं। बट उनको देखकर दूसरे जो नए रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अननेसेसरली एंट्री नहीं लेंगे। क्लियरली, तो दो बिग बुल पोर्टफोलियोज तो हमने समझ लिए और तीसरा बिग बुल पोर्टफोलियो है पुरिंजू वैलियत का और ये किरदार निभा रहे हैं आशीष चतुर्वेदी। आशीष, वैसे आपने अपनी मूंछों को सेट करने में जरा जल्दबाजी कर दी, वरना आपका अवतार बिल्कुल पुरिंजू वैलियत साहब जैसा था। चलिए हम आपके पुराने अवतार को ही याद कर लेते हैं, बताइए इनके पोर्टफोलियो की विशेषताएं क्या हैं? मानसी, कमाल का पोर्टफोलियो। कल शाम को जब मैं इस पोर्टफोलियो को एनालाइज कर रहा था तो देखिए आमतौर पर क्या होता है, जो मेन स्ट्रीम की कंपनी होती है हम उन्हें ज्यादा फॉलो करते हैं। ढेर सारी कंपनियां इनकी ऐसी है, 12 कंपनीज का पोर्टफोलियो है। इक्विटी इंटेलिजेंस के तौर पर ये अपना एक पीएमएस भी चलाते हैं, पर्सनल होल्डिंग्स भी हैं, लेकिन कई सारी कंपनीज ऐसी होंगी जिनका मार्केट कैप अगर आप देखें ना तो 100 करोड़ से भी कम है। तो ऐसी कंपनीज में कन्विक्शन लाना, हिम्मत लाना बहुत जोखिम का काम है। और सर्टेनली अगर आप देखें तो यही इनके फेवर में काम करता है, क्योंकि हाई रिस्क बेट्स लेते बहुत छोटी छोटी कंपनीज को इन्होंने आइडेंटिफाई किया है अर्ली स्टेज में और वहां से एक्सपोनेंशियल रिटर्न देखने को मिले हैं। एक एक करके मैं आपको इनकी होल्डिंग्स बता देता हूँ। देखिए, ड्यूरोप्लाई, शालीमार पेंट्स, रौनक, ईपीसी, अंसल, बिल्डवेल्ट, आर्चीज, ये एक हैरत अंगेज नाम था, एमके ग्लोबल, काया, बीसीएल इंडस्ट्रीज, केरला आयुर्वेद, 100 करोड़ से भी कम की कंपनियां, ईस्टर्न ट्रेड्स, पलाश सिक्योरिटीज, प्रैक्सिस होम रिटेल। ये 12 स्टॉक का इनका पोर्टफोलियो और सभी देखिए बहुत बेहद छोटी कंपनी है, काफी तो आपने सुनी भी नहीं होंगी। और हिस्सेदारी तिमाही के दौरान इन्होंने किसी में नहीं बढ़ाई है। हालांकि अगर आप देखें तो सिर्फ 4 कंपनीज ऐसी है जिन्होंने जून की शेयर होल्डिंग्स रिपोर्ट किए हैं, बाकी सबके मार्च होल्डिंग्स के आंकड़े हैं हमारे पास। लेकिन 2 कंपनीज ऐसी हैं जहां पर हिस्सेदारी घटाई गई। सबसे पहला शालीमार पेंट्स, यहाँ पर जो है जो मार्च तिमाही में अगर आप देखें तो 1.84% की होल्डिंग्स हुआ करती थी, जो कि अपडेटेड शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखें तो 1.66% होगी, यानी 0.18% जो होल्डिंग्स है यहाँ पर इन्होंने बिकवाली की है। रौनक ईपीसी, यहाँ पर मार्च तिमाही में 1.5% की होल्डिंग हुआ करती थी एंड अब वो रिड्यूस होकर 1% से भी कम हो गई है, यानी जो एक्सचेंज के सर्कुलर्स हैं वहां पर भी विजिबल नहीं है। 1% से ऊपर होती है होल्डिंग्स तो ही विजिबल होती है। तो यानी कुल मिलाकर देखा जाएगा तो काफी कन्विक्शन वाली छोटी सी कंपनीज जो है अर्ली स्टेज में इन्होंने आइडेंटिफाई किया और 12 कंपनीज का पोर्टफोलियो है। बिल्कुल। संदीप जी, क्विकली आपसे जानना चाहेंगे पुरिंजू वैलियत साहब के पोर्टफोलियो में आपको क्या है पसंद? इसमें मैं बहुत ही क्विकली बोलूंगा, एक्चुअली बाकी 2 में तो मुझे ज्यादा भी टाइम देता तो मैं बहुत बात कर पाता था। वेरी फ्रेंकली मुझे इस पोर्टफोलियो में कन्विक्शन नहीं आ रहा है। जितनी छोटी कंपनी, आप ड्यूरोप्लाई 21 करोड़ की कंपनी, शालीमार चलो 322 करोड़ की है, पेंट की है, और आज मैंने पेंट कंपनी की एक्सो नोबेल रेकमेंड भी किया, बट शालीमार इज नॉट अ परफॉर्मर इन द सेक्टर। रौनक ईपीसी सिर्फ 8 करोड़ की कंपनी, अंसल 19 करोड़ की, और रियल एस्टेट स्टॉक्स की हालत बहुत खराब है। आर्चीज somehow it's a very old story now, और अब कार्ड्स वगैरह की जिस तरीके की सेल्स है वो कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, तो और सेल्स की ग्रोथ भी नेगेटिव ग्रोथ है। और एमके ग्लोबल जरूर से एक स्टॉक है जिनको मैं बोलूंगा कि होल्ड किया जा सकता है। मार्केट कैप काफी कम है इनके, एक बहुत बड़ा एक फ्री क्लॉस लगा था, उसके बाद उसकी मार्केट कैप काफी नीचे आई, बट इट्स अ ब्रोकिंग हाउस। और आज मैंने जियोजित भी रेकमेंड किया और सारे ब्रोकरेजेस हैव डन वेरी वेल इन द लास्ट क्वार्टर, तो वो एक स्टॉक है। बीसीएल अगेन एडिबल ऑयल कंपनी है,
आई डोंट थिंक सो कि रिकमेंडेबल है। केरला आयुर्वेद थोड़ा बहुत देखा जा सकता है, बट अगेन मैं वेरी फ्रैंकली बोलूं कि इतनी छोटी कंपनी है, मेरे ऑफ रडार थी, बट मैं इस पे और भी देखा जा सकता है। बाकी आयुर्वेदा एज अ थीम पोस्ट कोरोना